कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से अपनी बहुत ही फेमस पाइपिंग इंटरव्यू सीरीज के वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, आप सब इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और आप लोगों के मुझे बहुत मैसेजेस भी आते हैं। दोस्तों, अच्छा लगता है जब आप हमारी वीडियो से कुछ सीखते हैं और आपके इंटरव्यूज क्लियर होते हैं। दोस्तों, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x की स्पीड से देखें और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मेरे बहुत सारे भाई वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक जरूर नहीं करते हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। सो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, पहला सवाल आज के वीडियो में है, हाउ डू यू डिजाइन अ पाइपिंग सिस्टम टू हैंडल मल्टी फ्लो फेज। दोस्तों, आज का जो इंटरव्यू है, जो सवाल है वो थोड़े टेक्निकल नहीं रखे हुए हैं। यह दोस्तों वैसे सवाल रखे हुए हैं जो कि इंटरव्यूअर आपकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज जानने के लिए रखता है। जो इंटरव्यूअर आपको टेक्निकल आता है लेकिन वो कुछ सिचुएशंस आपको देता है और उन सिचुएशंस में आपको जवाब देना होता है। तो मल्टी फेज जो फ्लो होता है उसको कैसे हम लोग, अगर हमें हैंडल करना है, डिजाइन करते हैं। तो मल्टी फेस फ्लो दोस्तों हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो गया। उसी को बोलते हैं साइमल्टेनियसली, अगर आपका गैस लिक्विड और समटाइम्स सॉलिड भी अगर आपका मूव करेगा। तो डिजाइन कंसिडरेशंस में दोस्तों सबसे पहले, जो कि हमारे नॉर्मल डिजाइनिंग में भी रहता है, हम लोग अप्रोप्रिएट पाइप का डायमीटर निकालते हैं दोस्तों। इंश्योरिंग प्रॉपर फेज सेपरेशन, की प्रॉपर हमारा जो फेज है वो सेपरेट रहे, सॉलिड और लिक्विड और गैसेज में सेपरेशन हमारी बनी रहे। यूजिंग फ्लो मीटर्स सुटेबल फॉर मल्टी फेस फ्लो। आपको पता है कि अलग अलग फ्लो के टाइप के लिए, अलग अलग फेस के लिए हम लोगों के अलग अलग फ्लो मीटर्स होते हैं। एंड अकाउंटिंग फॉर प्रेशर ड्रॉप्स एंड फ्लो रिजीम चेंजेस। तो आपको फ्लूइड डायनेमिक्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मल्टी फेस फ्लो के लिए आप पाइपिंग वगैरह को डिजाइन कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में दोस्तों, अगले क्वेश्चन में दोस्तों। What are the considerations for designing a piping system in seismic zone? सेस्मिक जोन स्ट्रक्चरल सिविल वाले लोग बहुत बातें करते हैं इसकी, इवन पाइपिंग वाले भी बातें करते हैं। तो अगर सेस्मिक जोन में क्या कंसिडरेशंस हमें रखनी चाहिए दोस्तों, आपको यूजिंग फ्लेक्सिबल जॉइंट्स इसलिए क्योंकि अगर आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है तो फ्लेक्सिबल जॉइंट वो एब्जॉर्व कर सके दोस्तों। डिजाइनिंग फॉर सेस्मिक लोड्स जो रहेंगे, अगर अगर कभी भी हमारे सिस्टम में भूकंप आता है तो वो हम लोगों को कंसिडर करने हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर सपोर्ट एंड ब्रेसिंग। सपोर्ट और ब्रेसिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर में जब हमारे मूवमेंट्स होंगी सेस्मिक जोन की वजह से, तो सपोर्ट और ब्रेसिंग ही उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा दोस्तों। कंडक्टिंग सेस्मिक रिस्क असेसमेंट, या रिस्क असेसमेंट का पार्ट रहता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट इसे जनरली कंसिडर करके चलता है। एंड फॉलोइंग रिलेवेंट सेस्मिक डिजाइन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो इंटरनेशनली अलग अलग सेस्मिक जोन्स हैं, आप सबको मालूम होंगे, और उन सेस्मिक जोन्स के हिसाब से अलग अलग डिजाइन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब आप पाइपिंग सिस्टम का डिजाइन करें तो इन सब चीजों को बेसिकली आप ध्यान में रखें। तो अगर आप इंटरव्यू में ये सब चीजें बता देते हैं तो इंटरव्यूअर को आइडिया हो जाएगा कि आपको नॉलेज है और वो आपको बेसिकली जॉब भी ऑफर करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ डू यू अकाउंट फॉर वाटर हैमर। तो वाटर हैमर दोस्तों एक साउंड रहता है पाइप में, जब हम पाइप डिजाइन करते हैं या फिर पाइप में बेसिकली स्टीम लाइंस वगैरह में होता है, तो पाइप में बहुत ही जोर से हैमरिंग होता है। हैमर मतलब हथौड़े जैसी आवाज जो आपका फ्लूइड है वो करता है। तो हम लोग वाटर हैमर को जब करते हैं तो डिजाइनिंग में कैसे इसको कंसिडर करते हैं। तो वाटर हैमर दोस्तों कैसे मिटिगेट हो सकता है, सर्ज टैंक्स हम लोग बीच में दे सकते हैं जो एक्स्ट्रा पानी को वहां पे ले जाएंगे। एयर चैम्बर्स दे सकते हैं दोस्तों जो एक्स्ट्रा एयर है ताकि वो रिलीज हो जाए। प्रेशर रिलीफ वॉल्स एंड स्लो क्लोजिंग वॉल्स। तो यह सब चीजें अगर हम दे सकते हैं तो हमारा प्रेशर वाटर हैमर का इफेक्ट कम हो जाएगा। प्रॉपर पाइप साइजिंग एंड लेआउट कैन ऑल्सो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर। सो यह बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर्च टैंक्स हो गया, एयर चैम्बर्स हो गया, प्रेशर रिलीफ वॉल्व हो गया और स्लो क्लोजिंग वॉल्स। तो ये तीन चार चीजें अगर आप देते हैं तो कुछ हद तक आप वाटर हैमर के जो इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। What are key differences between designing a piping system for a refinery versus a chemical plant? तो क्या डिफरेंस रहता है कि जब हम रिफाइनरी के लिए डिफाइन करते बनाते हैं या किसी केमिकल प्लांट के लिए हम लोग पाइपिंग डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों रिफाइनरीज में टिपिकली आपको पता है हाइड्रोकार्बन ही हैंडल होता है, और उसके लिए वो वैसा ही डिजाइन रिक्वायर होता है जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर्स को हम लोग झेल सके, यानी कि उसको विदस्टैंड कर सके। लेकिन केमिकल प्लांट्स में दोस्तों होता है बहुत ही वाइडर वैरायटी के, आपको पता है केमिकल्स उसे हैंडल करने पड़ते हैं। तो आप वहां पे क्या रहता है कि आपका अलग अलग केमिकल्स फ्लो होंगे तो उसकी वजह से करोजन वगैरह का इशू रहता है। तो इसलिए हमारी जो मटेरियल सिलेक्शन होती है वो बहुत ही डाइवर्स रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें से क्या केमिकल फ्लो करने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ डू यू डिजाइन अ पाइपिंग सिस्टम टू मिनिमाइज प्रेशर ड्रॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग पाइप लेइंग भी करते हैं तभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोगों को वो रूट फॉलो करना है जिससे मेरे लॉसेस कम हो, बिकॉज प्रेशर लॉस दोस्तों एनर्जी का ही लॉस है।
और आपको पता है कि पूरी दुनिया आजकल एनर्जी इफेक्टिवनेस की तरफ, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। तो मिनिमाइजिंग प्रेशर ड्रॉप इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट पाइप डायमीटर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाइप डायमीटर्स आपको एप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है यूजिंग स्मूथ मटेरियल्स। जो आपका मतलब जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं वो कम से कम होने चाहिए, तो मटेरियल आपका स्मूथ होना चाहिए। मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ फिटिंग्स एंड बेंड्स, क्योंकि आपको पता है जितने आपके फिटिंग्स और बेंड्स होंगे उतने फिटिंग्स और बेंड्स में आपका प्रेशर लॉस होगा। और इंश्योरिंग प्रॉपर फ्लो ऑफ वेलोसिटीज, तो आपकी वेलोसिटी ना तो बहुत ही कम होनी चाहिए ना बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। वैसे बहुत कम वेलोसिटीज का मतलब होगा कि आपका पाइप डाया जो है बहुत ही बड़ा हो गया, तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो आपका कैपेक्स कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो हमेशा वेलोसिटीज ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि जिससे मेरा ऑप्टिमम डायमीटर आए, यानी कि वो कैपेक्स और ओपेक्स दोनों को बैलेंस कर सके। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस, ये इसमें कंस्ट्रक्शन फेज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पाइपिंग सिस्टम इन अ कंजेस्टेड इंडस्ट्रियल एरिया। तो अगर आप किसी ब्राउनफील्ड में काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला, जो कि शायद इसमें लिखा भी नहीं है, सबसे पहला होता है सेफ्टी का। दोस्तों जब भी आप किसी भी आप ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो आपका चैलेंज आता है वो आता है सेफ्टी का। तो आपको सेफ्टी क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑपरेशनल प्लांट हुआ या ऑपरेशनल कुछ भी चीजें हुई, इंश्योरिंग सेफ्टी, जी हाँ वो लिखा हुआ है इंश्योरिंग सेफ्टी। मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स, क्योंकि जब आपका रनिंग प्लांट होता है तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नजदीक से डिसाइड करना पड़ता है कि आपका मैन मटेरियल मूवमेंट कैसे रहेगा फॉर डिलीवरी एंड स्टोरेज। तो कुछ चीजें हैं जो कि आप एक बीइंग अ प्लानर, जो कि आप बैक साइड पे कंस्ट्रक्शन करने से पहले सब प्लान करके चलते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू मैनेज द लॉजिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लार्ज डायमीटर पाइप्स टू कंस्ट्रक्शन साइट। इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं आपकी ओवरऑल नॉलेज चेक करने के लिए। दोस्तों जब हमें लॉजिस्टिक्स का बात आता है तो हम लोगों को प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स फाइनल करने पड़ते हैं, नेसेसरी हमें क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। अगर हमारा आउटसाइड डायमीटर वाला कुछ भी इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है या पाइप है, तो हमें वहाँ की जो नेसेसरी परमिट्स है गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, दोस्तों ऐसे इक्विपमेंट हम लोग कोशिश करते हैं जो कि हमारे पूरे मटेरियल को एटलीस्ट अपने ट्रेलर के बॉडी पर ही रहे, एंड कोऑर्डिनेटिंग विद लोकल अथॉरिटीज। तो इसमें लोकल अथॉरिटीज का बहुत ही बड़ा रोल आ जाता है, और आपकी प्लानिंग का भी उतना ही रोल आ जाएगा, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज को आपको रूट वगैरह सब सबमिट करना पड़ता है, और आप उस मटेरियल की कब मूवमेंट वगैरह करोगे वो सब आपको बताना पड़ता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द कंसीडरेशंस फॉर वेल्डिंग डिसिमिलर मेटल्स इन पाइपिंग कंस्ट्रक्शन। तो आपको मालूम है कभी कभी ऐसा आता है कि हमें डिसिमिलर मेटल मटेरियल को जोड़ना पड़ता है। दोस्तों जब हमें डिसिमिलर मटेरियल को जोड़ना पड़ता है तो दोस्तों हमें कंपेटेबल फिलर मटेरियल डालना पड़ता है, कि जो डिसिमिलर मेटल है वो मेरे अच्छे से वेल्ड हो सके। उसके लिए मेरे को कंपेटेबल फिलर मटेरियल की सबसे पहले रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। प्री हीटिंग एंड पोस्ट वेल्डिंग हीट ट्रीटमेंट, वेल्डिंग से पहले प्री हीटिंग और उसके बाद पोस्ट वेल्डिंग हीट ट्रीटमेंट, और उसके बाद इंश्योरिंग प्रॉपर वेल्डिंग प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट इश्यूज लाइक क्रैकिंग एंड क्रोजन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि एक फिटर को या एक वेल्डर को, ऑन साइट सुपरवाइजर को पता होनी चाहिए, ताकि वो डिसिमिलर मटेरियल को हम लोग जोड़ सके। बाकी आप सबको पता है ऑन साइट एसओपीज होती हैं, उन एसओपीज के हिसाब से ही सारा काम साइट पे होता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ डू यू इंश्योर अलाइनमेंट एंड फिटअप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ लार्ज पाइपिंग सिस्टम। तो अलाइनमेंट का और आपको पता है फिटअप का बहुत ही इशू होता है। तो कैसे हम लोग इंश्योर करते हैं। दोस्तों हम लोग प्रेसिशन इक्विपमेंट मेजरमेंट टूल्स सबसे पहले हमारे पास होते हैं। प्री इंस्टॉलेशन चेक्स और एम्प्लॉइंग स्किल्ड लेबर ही कुछ रास्ते हैं जिनसे हम लोग प्रॉपर अलाइनमेंट और फिटअप को चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग ऑफ लार्ज पाइपिंग सिस्टम। तो आपको पता है हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग करनी पड़ती है जब प्लांट हम लोग कमीशन करने से पहले जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो हम लोगों की एक्टिविटी होती है दोस्तों, वो हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या होता है दोस्तों, एक हम लोग प्री इंस्पेक्शन करते हैं किसी उसमें वाटर फिल करने से पहले। उसके बाद कैलिब्रेटेड प्रेशर गेजेस को हम लोग सही जगह पे लगाते हैं, ताकि जब हम पानी उसमें भरना शुरू करें तो हमें एग्जैक्ट प्रेशर की रीडिंग मिल सके। और फिर ग्रेजुअली प्रेशर को बढ़ाते चलते हैं, और टेस्ट प्रेशर जितना हम लोगों को ड्यूरेशन के लिए हमें टेस्ट करना है उतने ड्यूरेशन तक उस सिस्टम में पानी को या फ्लूइड को भर के रखते हैं दोस्तों। तो कुछ यह प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम लोग हाइड्रो टेस्टिंग जब हम लोग को करनी होती है लार्ज पाइपिंग सिस्टम्स की, हम फॉलो करते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद इंटरनेशनल पाइपिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। आपको पता है आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लायंस जो है वो किसी भी हर कंट्री में आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो कंप्लायंस दोस्तों कैसे रहते हैं कि आपको अपडेटेड रहना पड़ता है कि लेटेस्ट कोड और स्टैंडर्ड क्या फॉलो हो रहा है।
ऐसा ना हो कि अभी 2024 चल रहा है और आप कोड एंड स्टैंडर्ड 2010 का फॉलो कर रहे हो, उसके बाद उसमें 2-3 रिविजन्स आ चुके हों। कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स, जो भी हमारे रेगुलर जो हमारे लोकल अथॉरिटीज़ के जो भी रेगुलर ऑडिट्स वगैरह के प्रोसीजर होते हैं, वो हमें फॉलो करने चाहिए और हमें बेस्ट क्वालिटी का क्वालिटी कंट्रोल हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए थ्रू आउट डिजाइन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। बिकॉज एक प्लांट कोई भी आप लगा लीजिए, उसकी मिनिमम एज 20 to 25 ईयर्स होती है और बहुत ही मैन पावर, मनी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों। तो हम लोगों को बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग ए डिजाइनर, बीइंग अ सुपरवाइजर, हम लोगों को बिल्कुल मेंटेन करके चलना चाहिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग उसको एटमोस्ट क्वालिटी में बनाएं और एटमोस्ट क्वालिटी अपने कस्टमर को या अपने इन प्लांट अपने सप्लायर को, अपने कस्टमर को हम लोग दे सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन एसएमई बी 31.1 और 31.3? दोस्तों ये दोनों स्टैंडर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इस लाइन में रहोगे। तो 31.1 क्या होता है दोस्तों? ये पावर पाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड होता है। पावर प्लांट्स जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो हम लोग एसएमई 31.1 फॉलो करते हैं। वाइल जो 31.3 होता है दोस्तों, वो केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इन दोनों स्टैंडर्ड्स की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिजाइन के लिए, मटेरियल के लिए और टेस्टिंग के लिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू हैंडल रेगुलेटरी चैलेंजेस दैट इंपैक्ट योर पाइपिंग डिजाइन? तो आपको पता है अलग-अलग, जैसे हमारे इंडिया में बॉयलर इंस्पेक्टर के थ्रू हम लोगों को ड्राइंग्स चेक करानी पड़ती हैं। कहीं पे नोबो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अलग-अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो रेगुलेटरी चीजों का जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, उनका कहीं ना कहीं आप लोगों के पाइपिंग सिस्टम में, प्लांट में बहुत डिजाइन होता है, बहुत ही रोल होता है। तो रेगुलेटरी चैलेंजेस आर हैंडल्ड बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट अपडेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंडक्टिंग इम्पैक्ट असेसमेंट्स एंड मेकिंग नेसेसरी डिजाइन मॉडिफिकेशंस टू इंश्योर कंप्लायंस। बिकॉज आपके डिजाइन या कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ भी सेफ्टी इंसिडेंट होता है तो इट इज अ वेरी बिग ट्रबल फॉर एवरीवन। सो इसलिए हम लोगों को सारे के सारे जो कंप्लायंस होते हैं वो फॉलो करने चाहिए, ऑन द साइट और ऑफ द साइट दोस्तों। अगले सवाल में बढ़ते हैं। हाउ व्हाट आर द कंसीडरेशंस फॉर डिजाइनिंग पाइपिंग सिस्टम इन एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज? सो दोस्तों, एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं वहाँ पे कैसे हम लोग पाइपिंग सिस्टम डिजाइन करना चाहिए? तो हम लोगों को वहाँ पे मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स, इम्प्लीमेंटिंग स्पिल कंटेनमेंट मेजर्स एंड कंप्लाइंग विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। तो इस तरह की चीजें हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए ताकि जो वहाँ पे जो सेफ्टी की, जो इन्वायरमेंट की जो सेफ्टी के लिए सेंसिटिविटी है, वो मेंटेन रहे और हम लोगों के डिजाइन की वजह से इन्वायरमेंट को कोई इम्पैक्ट ना हो। लास्ट सवाल दोस्तों। हाउ डू यू इंश्योर दैट पाइपिंग डिजाइन मीट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस? तो इंश्योरिंग compliance दोस्तों involves conducting risk assessment, following relevant codes and standards, implementing safety features and conducting regular inspections and audits। तो आप अगर ये सब फॉलो कर रहे हैं तो आप अपडेटेड रहोगे कि आपको क्या करना है और आप सारे के सारे सेफ्टी और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आप मीट कर पाओगे। दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपने कुछ जरूर सीखा होगा। आज का वीडियो थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस के लिए था, लेकिन यह सब क्वेश्चंस भी बहुत जरूरी हैं। जनरली हम लोग टेक्निकल चीजों का जवाब दे देते हैं, लेकिन जब इन तरीके के सवालों में फंस जाते हैं तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपने सीखा होगा। प्लीज आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।